हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 भर्ती चयन परीक्षा के लिए जो हमारी पर्यावरण अध्ययन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है। इसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहां से जाकर इन कंप्लीट वीडियोस को देख सकते हैं। और यदि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हों, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कांच का एक कक्ष या चेंबर है जिसमें पौधों को सूर्य के प्रकाश की गर्मी प्रदान करने के लिए उगाया जाता है। क्या कहा जा रहा है इसमें? कोई ये जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक कांच का एक कक्ष या चेंबर होता है जिसमें क्या किया जाता है, पौधों को सूर्य के प्रकाश की गर्मी प्रदान करने के लिए उगाया जाता है। ग्रीन हाउस, वृक्षारोपण कक्ष, सूरज की रोशनी कक्ष और ग्लास हाउस। तो इसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस। क्या आंसर हो जाएगा इसका हमारा? ग्रीन हाउस। ठीक है, तो जान लेते हैं इसके बारे में। ग्रीन हाउस एक कांच का कक्ष होता है जो पौधों को गर्म रखने के लिए सूर्य के प्रकाश को रोक लेता है। इसका उपयोग उन पौधों को उगाने के लिए किया जाता है जिन्हें विशेष तापमान की आवश्यकता होती है, जैसे फल, सब्जियां और फूल। क्या होता है इस ग्रीन हाउस में? यहाँ से सूर्य से क्या होती हैं, जो किरणें हैं वो यहाँ पे जाती हैं और ये इसको वार्म रखती हैं, मतलब गर्म रखती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी पाठ योजना बनाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यानी कि आप एक इफेक्टिव लेसन प्लान आपको बनाना है, उसके लिए इनमें से कौन सा सही है? प्रस्तावना और विशिष्ट अधिगम गतिविधियों की योजना बनाएं, एक वास्तविक समय रेखा बनाएं। अब इसमें से आपको बताना है कि पहला वाला सही है या दूसरा सही है या दोनों सही है या दोनों में से कोई सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, तो हमारा पहला भी सही है यहाँ पर और दूसरा भी सही है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। एक और दो दोनों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 10 साल की उम्र में क्वालीफाई करने पर दुनिया में सबसे कम उम्र का प्रतिस्पर्धी तैराक कौन बना? ठीक है, जिसने 10 साल की उम्र में ही तैराकी के लिए क्या कर लिया, क्वालीफाई कर लिया। माइकल फेलप्स, अल्जेन तारिक, रयान लोस्टे और इयान थोरा। तो अल्जेन तारिक, अल्जेन तारिक ने 10 साल की उम्र में ही क्वालीफाई कर लिया था, जो आपकी तैराकी प्रतियोगिताएं होती हैं उसके लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर करंट के क्वेश्चन भी वो पर्यावरण अध्ययन के अंदर पूछता है। ठीक है, तो करंट के क्वेश्चन भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको लेकर चलना है। तो बहरीन की है ये, बहरीन की तैराक अल्जेन तारिक दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रतिस्पर्धी तैराक बन गई जब उन्होंने 10 वर्ष की आयु में फिना विश्व एक्वेटिक चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा के लिए मतलब योग्यता प्राप्त की, अर्हता प्राप्त की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन के खेल में शटल में कितनी पंख होनी चाहिए? 20, 12, 18, 16। बैडमिंटन जो आप खेलते हैं, बैडमिंटन की जो कॉक होती है, चिड़िया भी बोलते हैं कुछ और शटल भी बोला जाता है। तो इस शटल में जो है वो पंख कितनी होनी चाहिए? ठीक है, अब देखिए ये दैनिक जीवन से जुड़ा है, मोस्टली लोग बैडमिंटन खेलते होंगे और हमने कभी इसमें फोकस भी नहीं किया और उन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो बहुत शानदार क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बैडमिंटन की जो शटल्स होती है इसमें 16 पंख होने चाहिए। कितने पंख होने चाहिए? 16 पंख होने चाहिए। मोस्टली बैडमिंटन खेल खेला होगा सबने और ये कॉक देखी होगी शटल। ठीक है, तो एक बैडमिंटन शटल कॉक में 16 पंख होने चाहिए। एक मानक शटल कॉक कॉर्क बेस से जुड़े 16 अतिव्यापी पंखों से बना होता है जो एक शंक्वाकार आकार बनाता है, जो खेल के दौरान स्थिर उड़ान की अनुमति देता है। ठीक है, तो ये एक मतलब मानक मानी जाएगी यदि इसमें 16 पंख हैं, ऐसे 16 विंग्स हैं। ये देखिए आप इसमें देख पा रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खो खो। खो खो के खेल की शुरुआत किस देश से हुई है? खो खो खेला हुआ आपने? जैसे दो ऐसे बैठ जाते हैं और यहाँ से आके खो देता है एक और ये ऐसे चक्कर लगा के जाएगा अगले व्यक्ति को। खो खो खेल से हमने खेला हुआ, मोस्टली बचपन में खेला हुआ। भारत, श्रीलंका, मलेशिया और चीन। तो खो खो खेल की शुरुआत जो हुई वह भारत से ही हुई है। किस देश से हुई है? भारत से हुई है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग उद्योग मंत्रालय द्वारा मेगा फूड पार्क योजना शुरू की गई थी? देखिए, इस वाला जो टेस्ट हुआ यानी कि ये जो पेपर हुआ उसमें मोस्टली ईवीएस से करंट के क्वेश्चंस उसने पूछे हैं। ठीक है, 2005, 2006, 2007, 2008। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2008। क्या है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 2008 में मेगा फूड पार्क योजना शुरू की थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? अब देखिए, ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, गेहूं, मक्का, मटर और चना। तो मक्का यहाँ पर रबी की फसल नहीं है, खरीफ की फसल है। यदि आप इन वीडियोस को शुरू से देखते हुए आ रहे हैं तो आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि हमारे इसमें ये क्वेश्चन बहुत देखने को मिल रहे हैं। एक बार पूछी गई थी रबी की फसल पूछ ली गई, एक बार खरीफ की फसल पूछ ली गई, और हमने वहां पर इसको बताया भी था कि रबी की फसल कौन सी होती है, खरीफ की फसल कौन सी होती है, ठीक है, और जायद की फसलें कौन सी होती हैं। तो वीडियोस को आप सीक्वेंस से जरूर देखें, आपस में जुड़ी हुई है वीडियो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मक्का जो फसल है वो खरीफ की फसल है, बाकी की ये तीनों फसलें गेहूं, मटर और चना रबी की फसलें हैं, ठीक है। अगला है, बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और शांतिपूर्ण उपयोग पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूनी स्पेस यानी कि यूनी स्पेस किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1967, 1968, 1978 और 1997। क्या आंसर हो जाएगा इसका? आपका इसका आंसर हो जाएगा 1968 में। क्या किया गया? ये वियना ऑस्ट्रिया में ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। चलिए डिटेल में जान लेते हैं इसको। बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और शांतिपूर्ण उपयोग पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूनिस्पेस 14 से 27 अगस्त 1968 में ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का आयोजन बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा किया गया था, ठीक है। याद रखें, स्पेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, आपके अंतरिक्ष से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, व्यापम का जो पूछने का तरीका है यहाँ पर बहुत स्टैंडर्ड लेवल का है। अब ये वो ऐसे सामान्य से क्वेश्चन उसने पूछना बंद कर दिया, एक अच्छे एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं यहाँ पर। चलिए, अगला कौन सा उपग्रह, देखिए कौन सा उपग्रह भारत का पहला स्वदेशी भू स्थिर संचार उपग्रह है? ठीक है, एप्पल, ऑरेंज, रेड, ग्रेप। तो यहाँ पर भारत का पहला स्वदेशी भू स्थिर संचार उपग्रह है एप्पल। क्या है? एप्पल। और एक एप्पल कंपनी भी है जिसके क्या है, फोन आते हैं, देखा होगा आपने, ठीक है। मोबाइल फोन आते हैं, लैपटॉप्स भी आते हैं, टैब आते हैं, ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी भू स्थिर संचार उपग्रह एप्पल यानी कि एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, इसकी प्रक्षेपण जिसको लॉन्च किया गया 19 जून 1981 में किया गया। और इसको मैन डेवलप जो किया था वो हमारे इसरो ने किया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसरो की कई बार चर्चा हो चुकी है, वही बात फिर आती है घूम फिर के कि वीडियोस को सीक्वेंस से जरूर देखें, आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि इसरो को भी हम वहां पर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब एक ही चीज डिस्कस हो चुकी है तो मेरे हिसाब से उसको बार बार पुनः डिस्कस करने की नीड नहीं होती है, क्योंकि सिक्वेंसली आप जुड़े हुए हैं, हर वीडियो को आप देखते जा रहे हैं। तो कई चीजें आपको जो नई आती हैं उनको हम डिस्कस करते जाते हैं, और पिछले वीडियो में जिनको डिस्कस कर चुके हैं उनको नीड नहीं है दोबारा से डिस्कस करने की, ठीक है। आप रिवीजन करते रहें, सेल्फ नोट्स बनाते रहें। चलिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सिंक्रोट्रॉन था जिसे राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा कमीशन किया गया था? इंडस वन, इंडिया वन, भारत्रोन वन और सिंको वन। तो ये था हमारा इंडस वन। कौन सा था पहला सिंक्रोट्रॉन? इंडस वन, ठीक है। इंडस वन भारत का पहला सिंक्रोट्रॉन था जिसे 1999 में इंदौर स्थित राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र RRCAT द्वारा कमीशन किया गया था। अगला है, उपग्रह अनुदेशात्मक टेलीविजन परीक्षण, ठीक है, SITE यानी कि साइट के लिए इसरो ने किस देश के साथ साझेदारी की? ठीक है, उपग्रह अनुदेशात्मक टेलीविजन परीक्षण के लिए इसरो ने किस देश के साथ साझेदारी की? USSR, संयुक्त राज्य अमेरिका, UK और फ्रांस। वो इसरो ने इसके लिए जो है वो नासा से बॉन्ड किया। तो नासा आपको पता है किस कंट्री का है? तो नासा है संयुक्त राज्य
अमेरिका का। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट या साइट कहा जाए, ये साइट की क्या हुई, फुल फॉर्म हो गई। 1975 में भारत में लॉन्च की गई एक प्रायोगिक उपग्रह संचार परियोजना थी, जिसे नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन किया गया था। ठीक है, तो ये ज्वाइंट था, किसका, इसरो का और नासा का। तो नासा से हेल्प ली गई इसमें। अगला है, चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। यदि चावल को आप पॉलिश करोगे तो उसमें से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, एक्सोरोफाइट और थाइमिन। तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, थाइमिन। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे थाइमिन तो सर है, सुना ही नहीं है हमने, विटामिन की बात हो रही है यहाँ पर। तो विटामिन जो B1 होता है, क्या होता है, विटामिन B1 होता है, जैसे थाइमिन भी कहा जाता है। वह विटामिन है जो चावल को पॉलिश करने के दौरान क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए विटामिन के ऊपर भी एक वीडियो अलग से बना देंगे। अगला है, जिसे असंतृप्त क्षेत्र कहा जाता है। भूमि की सतह और फाइटिक क्षेत्र के शीर्ष के बीच पृथ्वी का हिस्सा जिस स्थिति में भूजल वायुमंडलीय दबाव में होता है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, रूट जोन यानी कि जड़ क्षेत्र, क्षितिज क्षेत्र, बाडोस क्षेत्र और मीठे पानी का क्षेत्र। तो यह क्षेत्र कहलाता है बाडोस जोन यानी कि बाडोस क्षेत्र। बाडोस क्षेत्र जमीन की सतह और जल स्तर के बीच का क्षेत्र है। इसे असंतृप्त या वातन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहला क्षार अधिनियम 1863 में शाही आयोग द्वारा क्यों पारित किया गया था। तो यहाँ से याद रखें, पहला क्षार अधिनियम कब पारित किया गया था, 1863 में। अच्छे अच्छे क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो हमने कभी नहीं पढ़े होंगे। तो व्यापम यही है कि नए नए क्वेश्चन जरूर लेकर आता है। ठीक है, तो ये किस लिए पारित किया गया था, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, अपशिष्ट गैसों में एसिड डिस्चार्ज की सीमा निर्धारित करने के लिए, जल निकायों में सीवेज के निर्वहन को नियंत्रित करने के लिए, और बिजली संयंत्रों से गर्म पानी के निर्वहन को सीमित करने के लिए। तो पहला क्षार अधिनियम 1863 में शाही आयोग द्वारा अपशिष्ट गैसों में एसिड डिस्चार्ज की सीमा कम करने के लिए पारित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सामान्य जल की अपेक्षा सीवेज जल का तापमान होता है, यानी कि हमारा जो नॉर्मल वाटर है उसके अपेक्षा जो सीवेज वाटर होता है उसका तापमान कैसा होता है, थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा, समान, बहुत ज्यादा। तो नॉर्मल वाटर की अपेक्षा जो सीवेज वाटर है उसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, तो जान लेते हैं, साधारण पानी की तुलना में अपशिष्ट जल के भीतर जैविक गतिविधियां द्वारा उत्पन्न गर्मी के कारण सीवेज का तापमान आमतौर पर थोड़ा अधिक होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हो, जो कि बहुत गलत बात है, तो वीडियो को लाइक किया करो, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो। ठीक है, चलिए मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।